सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विषय अर्थशास्त्र के पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यह सीखा था कि क्षेत्रकों की तुलना कैसे की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं तथा इसके साथ ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि मनरेगा किसे कहते हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र क्या है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बारे में भी हम जानेंगे। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ मनरेगा के बारे में चर्चा करते हैं। मनरेगा एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। बच्चों, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि यह अधिनियम लोगों को रोजगार गारंटी प्रदान करता है। यह भारत में लागू रोजगार गारंटी योजना है। इसे 25 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी ग्रामीण परिवार के एक अकुशल वयस्क को प्रत्येक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकार प्रदान करती है। अगर सरकार रोजगार प्रदान करने में सफल नहीं होती है तो सरकार लोगों को बेरोजगारी भत्ते प्रदान करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आइए बच्चों, अब हम लोग नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों के बारे में सीखते हैं। नियोजन के आधार पर क्षेत्रकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला संगठित क्षेत्रक और दूसरा असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक के बारे में जानते हैं। संगठित क्षेत्रक वह क्षेत्र होता है जहाँ कार्य की अवधि नियमित होती है और यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। सरकार के नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी, सेवानुदान अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि का पालन किया जाता है। इस क्षेत्र के रोजगार नियमित होते हैं। आइए हम लोग यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। कांता एक महिला है जो एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 3 बजे तक कार्यालय में रहती है। उसे नियमित रूप से माह के अंत में वेतन मिल जाता है।
वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं और कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। उसे छुट्टी के दिन में भी वेतन प्राप्त होता है, जिसे सवेतन अवकाश कहा जाता है। उसने जब नौकरी आरंभ किया था तब उसे एक नियुक्ति पत्र भी दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। बच्चों, यहाँ पर कांता को सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कांता एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। बच्चों, आइए हम लोग अभी असंगठित क्षेत्र के बारे में सीखते हैं, जो ठीक संगठित क्षेत्र के विपरीत है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की अवधि नियमित नहीं होती है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है। रोजगार सुरक्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य करने पर कोई भी अतिरिक्त वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र के उदाहरण हैं फेरी वाले, चाय वाले, ठेले वाले आदि। इस क्षेत्र की रोजगार नियमित नहीं होते हैं। आइए हम लोग यहाँ एक उदाहरण द्वारा सीखते हैं। कमल नाम का व्यक्ति जो है वो कांता का पड़ोसी है और वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश अर्थात छुट्टी में कोई वेतन नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था जिसमें दुकान में नियुक्त के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। अर्थात बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि कमल जो है वो ठीक कांता की जो क्राइटेरिया थे उसके ठीक विपरीत है। उसे काम भी अधिक करना पड़ता है और दैनिक मजदूरी भी कम मिलती है। उसे छुट्टी में भी कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कमल एक असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करता है। आइए बच्चों, अब हम लोग संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर को सीखते हैं। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता है।
संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। संगठित क्षेत्र कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ प्रदान करती है, जबकि असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है। आइए अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों को देखते हैं। इसके अंतर्गत भी क्षेत्रक को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सार्वजनिक क्षेत्रक एवं दूसरा निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक, इसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं प्रदान कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि समाज कल्याण का कार्य करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी आदि अस्थायी होती है और यह सरकारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। उदाहरण हैं डाक सेवा, रेल सेवा, पुलिस, सेना आदि। निजी क्षेत्र, इस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व एकल व्यक्ति या निजी कंपनी पर होता है, अर्थात इस क्षेत्र का मालिक एक व्यक्ति या कोई एक खास कंपनी होती है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। उदाहरण है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला सीमेंट कंपनी इत्यादि। बच्चों, इस वीडियो में हमने यह सीखा कि मनरेगा किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बारे में भी जाना। अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य देती हूँ। पहला प्रश्न है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है तथा इसे कब लागू किया गया? दूसरा प्रश्न, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न 3, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।